स्वागत करते हैं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस पर। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य लेकर आ गए हैं। आज हम वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और वाक्य को समझेंगे और वाक्य से संबंधित जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछेंगे सबका जवाब हम आसानी से जान सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह जो क्लास है, यह क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टॉपिक व्याकरण है और व्याकरण में वाक्य है तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी में यह वाक्य पढ़ना उनको अनिवार्य है, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस वाक्य को। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का सुव्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों। देखिए, शब्द और पद के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इस नोट्स में हम उसे भी बना दिए, इस पर भी बनाया हुआ है, लेकिन बता दें शब्द और पद क्या है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, अर्थात जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में सार्थक रूप में किया जाता है तो वहाँ पर वही शब्द पद कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गया? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का सुव्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक का भी मतलब वही हुआ, अर्थ के साथ, या फिर जो भी शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं वाक्य का। सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के हम वाक्यों के लिए हैं। सार्थक में देखिए, राम गेंद खेलता है, बिल्कुल सार्थक है। इससे साफ अर्थ इसका निकल रहा है, राम क्या कर रहा है? तो गेंद खेलने का काम कर रहा है। गेंद है, राम खेलता, देखिए दोनों में बहुत अंतर हो गया, ये निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, मोहन पटना जाता है, इधर है पटना जाना मोहन, बिल्कुल क्या है? ये निरर्थक है। वह बीमार है, वह राम था कि है क्या ना, देखिए इसका कोई अर्थ है। इसमें भी शब्दों का प्रयोग है लेकिन सुव्यवस्थित प्रयोग नहीं है। किसका कहाँ प्रयोग होना चाहिए वो नहीं है, जहाँ तहाँ है, तो ये निरर्थक हो गया, इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। यह एक हाथी है एक तो तब हाथी में, अब देखिए इसका कोई अर्थ नहीं पर, क्योंकि जितने भी शब्द यहाँ हैं ये सभी शब्द या पद कह सकते, सब क्या है? तो निरर्थक है। यानी यहाँ पर जितना भी प्रयोग है सब क्या है? तो इसका क्रम सही से नहीं है, अर्थात सुव्यवस्थित तरीके से नहीं इन शब्दों को बैठाया गया है। और यहाँ देखिए तो सुव्यवस्थित है, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, यह क्या है? तो ये सार्थक शब्द है। सीता गीता की सहेली है। सीता किसकी सहेली है? गीता की साफ साफ दम अर्थ निकल रहा है कि गीता है सीता सहेली। अब की गीता है सीता सहेली, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सार्थक यानी शब्दों या पदों का जो सार्थक समूह होता है, सुव्यवस्थित समूह, सार्थक समूह भी कह सकते, वही वाक्य है। क्योंकि जब शब्दों और पदों का सुव्यवस्थित समूह रहता है तो वाक्य जो है वो सार्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ निकलता है। अब चलिए, अब हम वाक्य के अनिवार्य तत्वों की चर्चा करते हैं। कुल 6 तत्व तो याद रखना, वाक्य के कुल 6 अनिवार्य तत्व हैं। पहला सार्थकता। सार्थकता यानी वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ होनी चाहिए। योग्यता में वाक्य के अर्थ में योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, यानी जो भी वाक्य वो पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं अधूरा नहीं होना चाहिए। निकटता यानी शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। पदक्रम, शब्द में पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। जो वहाँ देख रहे थे कि आगे पीछे क्रम कर देने से
सार्थक वाक्य निरर्थक हो गया। और छठा है अनन्वयी, यानी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का मेल होना चाहिए। तो ये 6 तत्व हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य के अंग की चर्चा करते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। हम दोनों की चर्चा करते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। अर्थात कह सकते हैं वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उद्देश्य होता है। अर्थात कर्ता, वाक्य में जो कर्ता होता है ना, तो कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, याद रखिएगा। वाक्य में जो है कर्ता ही क्या होता है? तो वाक्य का उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य के भी 2 भाग होते हैं। एक तो कर्ता होता है मुख्य रूप से। अब कर्ता का विशेषण या उससे संबंधित जो भी शब्द होते हैं वे सभी सभी उद्देश्य होते हैं। अर्थात कर्ता से संबंधित, यानी कर्ता का विशेषण हो सकता है या उससे संबंधित जो भी शब्द हो सकता है। जैसे उदाहरण हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे राम गेंद खेलता है। अब राम ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज दौड़ने वाला राम गेंद खेलता है। तो बहुत तेज दौड़ने वाला राम, ये पूरा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। हाँ, पूरा उद्देश्य हो गया। जो है पूरा राम का ही है, यानी राम के संबंधित सभी शब्द हैं, यानी कर्ता से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वे सभी उद्देश्य ही होते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। अब यहाँ देखिए विधेय। विधेय जो होता है उद्देश्य, अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अर्थात तो वाक्य में उद्देश्य के बाद जो कुछ शेष रहता है वह विधेय ही होता है। इसे समझिए तो कर्ता के बारे में, जैसे राम गेंद खेलता है। कौन गेंद खेलता प्रश्न कीजिए, कौन से प्रश्न कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? उद्देश्य का पता चल जाएगा। उद्देश्य कौन है? तो कौन गेंद खेलता है? तो राम गेंद खेलता है। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। अब उसके बाद राम गेंद खेलता है। अब कर्ता से प्रश्न कीजिए राम क्या करता है? तो गेंद खेलता है। तो गेंद खेलता है, ये टोटल क्या हो गया? इधर जो बच गया वो विधेय हो गया। तो यही चीज़ होगा उद्देश्य यानी कर्ता, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में चर्चा हो वो क्या होता है? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? विधेय होता है। बहुत ही आसान है। अब आगे चलते हैं। विधेय के 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 भाग। पहला क्रिया, दूसरा क्रिया का विशेषण, तीसरा कर्म, चौथा कर्म का विशेषण, पांचवा पूरक जिससे वाक्य पूर्ण हो जाता है, और छठा पूरक का विशेषण। ये 6 भाग होते विधेय के। उदाहरण से समझेंगे, उद्देश्य और विधेय की पहचान भी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मुझे कल दिल्ली जाना है। अब देखिए प्रश्न आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जल्दी मतलब मिल ही जाएगा। यहाँ कौन या किसी से प्रश्न कीजिए, किसे कल दिल्ली जाना है? तो मुझे जो है उससे कल दिल्ली जाना है। तो उद्देश्य हो गया। हम बताए थे कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य। अब कर्ता के विषय में क्या चर्चा है, अर्थात मुझे के बारे में क्या कहा गया है? तो मुझे के बारे में कहा गया है कल दिल्ली जाना है। मुझे कल दिल्ली जाना है, तो कल दिल्ली जाना पूरा क्या हो गया? विधेय हो गया। राम मोहन का अच्छा दोस्त है। अब यहाँ देखिए मोहन का अच्छा दोस्त कौन है? तो राम है। या फिर वाक्य में किसके बारे में चर्चा है? तो राम मोहन का अच्छा दोस्त है, तो राम के बारे में चर्चा है। राम के बारे में क्या चर्चा है? तो राम के बारे में यही चर्चा है कि मोहन का अच्छा दोस्त है। तो जिसके बारे में चर्चा है होती है वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ चर्चा है होती है उसे क्या कहते हैं? विधेय। तो राम के बारे में क्या चर्चा है? तो मोहन का अच्छा दोस्त है, क्या हो गया? पूरा विधेय हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, तेज दौड़ने वाला लड़का आज धीमा दौड़ रहा है। फिर से उसी प्रकार देखेंगे किसके बारे में चर्चा है? तो इस लड़के के बारे में चर्चा है। अब लड़का के साथ संबंधित शब्द है तेज दौड़ने वाला लड़का, ये इसकी विशेषता है। तो पूरा उद्देश्य हो गया। अब तेज दौड़ने वाला लड़का क्या कर रहा है? आज धीमा दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? आज धीमा दौड़ रहा है। तो पूरा क्या हो गया? आज धीमा दौड़ रहा है, ये पूरा विधेय हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप उद्देश्य और विधेय के बारे में समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाक्य के प्रकार देखते हैं।
तो वाक्य के प्रकार पर चलते हैं। सबसे पहले क्रिया के आधार पर चलते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये भी आपको अलग से टॉपिक के आधार पर इसे पढ़ना पड़ता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, जो सबसे स्पेशल है भी आइए है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, यहाँ छूट गया, निषेधवाचक होगा, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। यानी क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। अब हम रचना के आधार पर सबसे पहले शुरू करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार। सबसे पहला सरल वाक्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना के आधार पर, क्योंकि इसको ही जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसे अच्छा से पढ़ लें। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य की पहचान क्या ट्रिक है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा वह सरल वाक्य कहलाता है। मुख्य रूप से उद्देश्य एक ही होगा। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया, जिसे कह सकते समापिका क्रिया, एक ही होता है। यानी क्रिया अगर बहुत सारे भी आए हैं परंतु जो मुख्य क्रिया है वो एक ही संपन्न होगा। सरल वाक्य में कर्ता एक ही होता है परंतु कर्म एक से अधिक हो सकता है। अभी बोले सरल वाक्य में जो उद्देश्य है, उद्देश्य एक ही होता है परंतु विधेय एक से अधिक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए उदाहरण से समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। सरल वाक्य में तो बिल्कुल साधारण रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल साधारण। जैसे मोहन गेंद खेलता, एकदम साधारण है। यहाँ मोहन द्वारा सिर्फ है गेंद खेलने की बात हो रही है। मोहन गेंद खेलता है, इसमें देखिए एक ही उद्देश्य, अब बचा हुआ एक ही विधेय है। इसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण रूप से जब इसकी पहचान है वो है खेल, मतलब क्रिया। इसमें जो मुख्य क्रिया है वो एक ही होगा। मुख्य क्रिया जो है वो एक ही होगा, जिसे समापिका क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया जिससे वाक्य की समाप्ति होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्रिया है, खेलने की ही बात हुई है। सूर्योदय होते ही चारों ओर उजाला छा गया। अब आप अनुमान लगाइए इसमें कि क्रिया एक हुआ है या 2 मुख्य क्रिया। तो पूरा वाक्य में उजाला छाने की बात हुई है, तो छा गया एक ही क्रिया यहाँ पर हुआ है, छा गया। मुझे कल दिल्ली जाना है, इसमें भी एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अब दशरथ पुत्र राम जो है ये पूरा दशरथ पुत्र राम में पूरा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब रावण को मार गिराया क्या हो गया? विधेय हो गया। अब यहाँ देखिए मुख्य क्रिया की सिर्फ एक ही है, मार गिराने की बात हुई है, यानी मारने की बात हुई है। अगला है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। और इसमें भी देखिए उद्देश्य एक है उसने और विधेय है। विधेय में क्रिया देखिए, क्रिया को पकड़िए, एक ही क्रिया खरीदने की बात हुई है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब इसमें साफ पता चल रहा है कुहासा जाने की बात हो रही है। तो सरल वाक्य की पहचान है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय अधिकतर होते हैं। यानी आपको 95% ऐसे देखने को मिलेंगे। यह एक कलम है, कितना साधारण है। ये भी क्या है? सरल वाक्य है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ऐसे मुख्य क्रिया क्या है? सफल होंगे। अब देखिए इसका पहचानने का ट्रिक क्या है। सरल वाक्य आप तुरंत कैसे जान लीजिएगा, याद रखिएगा। सरल वाक्य में और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, जो, सो, जैसा, वैसा, जब, तब, या, तद्यपि, यद्यपि, जहाँ, तहाँ इत्यादि ये जो सारे शब्द है ना, ये आपको दिखेंगे ही नहीं। ये जितने भी है ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे, कहीं आपको दिखने वाले नहीं है। कौन कौन? और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, जो, सो, जैसा, वैसा, जब, तब, या, तद्यपि, यद्यपि, जहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ जो है ये सब बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब समझ लीजिएगा कि सरल वाक्य ही है, क्योंकि सरल वाक्य में ये सब होता ही नहीं है। अब देखिए उदाहरण से आप समझ ही गए। और जितने भी यहाँ वाक्य लिए सभी में एक ही वाक्य उद्देश्य है
और क्रिया भी एक ही संपन्न हुआ है। अब आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य में देखिए तीनों वाक्य जब आप जान लीजिएगा तब आप आराम से पहचान लीजिएगा कौन सा संयुक्त होगा, कौन सा सरल होगा और कौन सा मिश्र होगा। अब संयुक्त होता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब देखिए संयुक्त वाक्य का पहचान का ट्रिक यही है, इसमें योजक जो होते हैं यानी इसे संयोजक कहते हैं, वे लगे रहेंगे और अक्सर बीच में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बीच में। जैसे और, एवं, अथवा, तथा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, न, लेकिन, पर, मगर, अन्यथा, वरना, सो, ये सब जितना है ये सब क्या है? संयोजक है, अर्थात ये जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? चाहे शब्द शब्द को जोड़ने का काम करता है या फिर वाक्य वाक्य को जोड़ने का काम करता है। अब हम वाक्य पढ़ रहे हैं तो इसमें वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। और ये याद रखना सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में अक्सर आपको बीच में दिख जाएगा। बीच में वाक्य के बीच में अगर लगा रहेगा तो पकड़ लीजिए ये संयुक्त वाक्य है। सब वाक्य के बीच में ही लगा मिलेगा। अब वाक्य में जो संयोजक अवयव है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजक संयुक्त वाक्य जिसमें और, एवं, तथा आता है, अर्थात जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य होता है वहाँ संयोजक संयुक्त वाक्य होता है। दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहाँ पर या देखिए ट्रिक है, या, न, अथवा, अन्यथा, वरना, ये सब दिखेगा जो वो विभाजक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगर संयोजक अवयव के अर्थात प्रकार में चला जाएगा तो इसे चलन, लेकिन ये सब आपको याद रखना है सभी क्या आते हैं? सभी संयुक्त वाक्य में आते हैं। यानी जब एक विकल्प को त्याग दिया जाता है और दूसरे को स्वीकार किया जाता है वहाँ पर विभाजक संयुक्त, वहाँ पर जो भी संयोजक अवयव जुड़ते हैं वे सब विभाजक संयुक्त संयोजक अवयव होते हैं। जैसे ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। देखिए यहाँ पर एक कह रहा है या तो ठीक से काम करो या फिर नौकरी छोड़ दो। दोनों में एक चीज़ को क्या कहा जा रहा है? एक विकल्प को त्याग करने की बात कही गई है और एक विकल्प को स्वीकार करने की बात कही गई है। तीसरा है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों में विरोध का भाव हो, जैसे मगर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, ये जहाँ मिलेगा वो विरोधवाचक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तो यहाँ विरोध हो रहा है, समझाया पर वो मानी नहीं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं लेकिन वो मानी नहीं। चौथा है परिमाणवाची संयुक्त वाक्य। इसमें आता है इसलिए, अतः, सो। जब एक वाक्य से कार्य तथा दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध हो वहाँ पर क्या होता है? परिणामी संयुक्त वाक्य होता है। जैसे आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब एक वाक्य से कार्य की बात है और दूसरे वाक्य से परिणाम की। बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगी, परिणाम का पता चल गया। तो इस प्रकार से वाक्य में संयोजक अवयव के 4 प्रकार होते हैं। आपको अगर सिर्फ संयुक्त वाक्य रखना ये सभी को देख लीजिए, ये सभी को आराम से देखिए। ये सभी जो हैं यही क्या है तो पहचान है। ये हमेशा वाक्य के बीच में ही दिखेंगे, वाक्य के बीच में। संयुक्त वाक्य का ट्रिक है। संयुक्त वाक्य क्या है? ट्रिक है। अब यहाँ कुछ है और भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में संयोजक अवयव का लोप भी किया जाता है परंतु वह गौण रूप में उपस्थित रहता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, बीच में कोमा आ गया। अब रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, बीच में क्या चाहिए? और का लोप हो गया। यानी इसको ऐसे समझ सकते, रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। काम किया है, पैसा तो मांगूंगा ही। अब काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही, तो इसलिए का लोप है। तो यहाँ भी इसको पहचानना बहुत जरूरी, कहीं कहीं लोप रहता है और जब लोप रहेगा तब कोमा लगा रहेगा, पकड़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कभी कभी संयुक्त वाक्यों में कर्ता एक ही कर्ता के सभी जगह उपस्थित है। कभी कभी जब संयुक्त वाक्यों में कर्ता एक ही कर्ता सभी जगह उपस्थित रहता है तो एक कर्ता को छोड़कर बाकी को लोप कर दिया जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता कई जगह रहेगा तो उसमें से एक कर्ता को स्वीकार किया जाएगा
बाकी कर्ता को लोप कर दिया, यानी छुपा दिया जाएगा। जैसे राम घर गया और पढ़ने लगा, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, राम घर गया और राम पढ़ने लगा। अब राम राम दो बार प्रयोग हो रहा था, तो यहाँ पर दोनों एक ही कर्ता द्वारा दोनों कार्य किया गया है, तो वहाँ सिर्फ एक ही कर्ता को शुरुआत में लेने से दूसरे कर्ता का अपने आप यहाँ आभास हो जाता है। अब मैं घर गया और खाना खाया, अब यहाँ मैं देखिए, मैं घर गया और मैं खाना खाया, लेकिन मैं को नहीं भी लिखे तो काम चल गया, मैं घर गया और खाना खाया। पहचान है सिर्फ बीच में देख लीजिएगा, और एवं अथवा किंतु परंतु ये सब आपको दिखेगा। अब संयुक्त वाक्य के अन्य उदाहरण से हम और समझेंगे। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, देखिए बीच में और आया। सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया, बीच में और आया। मेरी पत्नी बीमार है इसलिए मैं नहीं आ सका, इसलिए देखिए बीच में आया। शीला नौकरी करेगी अथवा मीरा नौकरी करेगी, ये भी देखिए बीच में अथवा आया, परंतु आया और आया। ये क्या है, ट्रिक है, बीच में ही दिखेगा। ये संयुक्त वाक्य के पहचान का क्या है, ट्रिक है। अब वाक्यों के बीच में क्या रहेगा, ये ट्रिक है, और एवं अथवा किंतु परंतु या इसलिए सो फिर भी अन्यथा लेकिन पर इत्यादि, ये सब क्या है, तो संयुक्त वाक्य का पहचान है, बीच में आपको दिखने को मिलेगा, बीच में लगा रहेगा। अब चलते हैं मिश्र वाक्य में। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक वाक्य प्रधान हो तथा शेष वाक्य प्रधान वाक्य या उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, जिसमें से एक वाक्य प्रधान हो बाकी शेष उस पर आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य हो, वाक्य या उपवाक्य बात एक ही हुआ, तथा शेष आश्रित वाक्य या उपवाक्य हो, यानी किसी भी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, बाकी जो भी वाक्य हो वे प्रधान वाक्य पर क्या हो, आश्रित हो, उसे क्या, उस वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसका पहचान का ट्रिक है कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित वाक्य या उपवाक्य कैसे जुड़े हो, जो आश्रित होते हैं ना, याद रखिएगा, जो आश्रित होते हैं वे कि जो जैसा वैसा, क्योंकि जितना उतना, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि शब्दों से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसका क्या है, पहचान है। जैसे अब देखिए, राम ने मुझसे कहा कि, बीच में क्या आ गया, की आ गया। की कभी कभी संयुक्त में भी देखने को मिलता है। मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसकी, देखिए पहचानने का ट्रिक है, जिसकी आ गया, किताब खो गई, तो ये जिसकी है, ये क्या है, आश्रित है। मैं वही मकान खरीदा है जहाँ, देखिए जहाँ आ गया, पहचान का एक ट्रिक है, जहाँ, देखिए हम बताए थे ऊपर, जहाँ जो लड़का यहाँ आया था, देखिए अब यहाँ जो आया, ये ट्रिक है, वह बहुत बीमार है। जो आया तो ये आश्रित हो गया किस पर, वह बीमार है, ये प्रधान है, ये आश्रित हो गया। वह लड़का बहुत तेज है क्योंकि वह पढ़ता ही रहता है, अब क्योंकि लग गया इसके साथ, ये आश्रित हो गया। अगला, मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है, अब जो शब्द आ गया, अब जो बैटरी से चलता है पूरा क्या है, आश्रित है, ये क्या है, प्रधान है। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि इसमें दिखेगा बीच में भी या फिर शुरुआत में भी कि, जो, जैसा वैसा, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, जहाँ जिधर उधर, आदि, तो, यद्यपि तद्यपि, आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये इसका क्या है, तो ट्रिक है। अब वाक्य परिवर्तन में देखते हैं कैसे कैसे परिवर्तन होता है। अब वाक्य परिवर्तन करते समय हमको ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि समय अर्थात काल में कोई परिवर्तन ना हो। जिस काल में वाक्य है, उसको जब, अगर कोई सरल वाक्य अगर वर्तमान काल में है तो उसको जब हम मिश्र में बदलेंगे या फिर संयुक्त में बदलेंगे तो वो वर्तमान काल में ही होनी चाहिए। क्रिया में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, वचन में भी कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, अर्थात कुल मिलाकर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिर्फ वाक्य बदले परंतु उसके काल, वचन, लिंग, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे अब इतने सरल वाक्य को संयुक्त में परिवर्तन किए हैं। सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा, अब इसमें कहीं आपको नहीं दिखेगा कि, जो, और, एवं,
किंतु परंतु तद्यपि यद्यपि जो जैसा वैसा कुछ है क्या, इतनी सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त में बदलेंगे। सूर्योदय हुआ और बीच में क्या लगा दे, और कुहासा जाता रहा। देखिए कोई न क्रिया में बदला हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ये संयुक्त में बदल गया। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, इसको संयुक्त में बदलेंगे। आज वह सुबह उठा और दूध पिया। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, बीच में और आया। वह बाजार जाकर मेरे लिए फल लाई, वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। मैंने मीरा से विवाह करना चाहा था। मैंने चाहा था कि मैं मीरा से विवाह करूं। आगे, सीता ससुराल जाकर खुश नहीं है। सीता ससुराल गई परंतु खुश नहीं, बीच में परंतु आ गया। अब देखिए संयुक्त वाक्य में देखिएगा, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया भी आ जाता है। कम से कम दो क्रिया होगा। मुख्य क्रिया कितना संपन्न होगा, कम से कम मुख्य क्रिया दो संपन्न होगा। सूर्योदय हुआ, अब यहाँ होने की बात हुई। अब कुहासा जाता रहा, जाने की बात हुई। वह सुबह उठा, उठने की बात हुई। और दूध पिया, पीने की बात हुई। तो संयुक्त वाक्य में कम से कम दो क्रिया आपको दिखेंगे और भी मुख्य क्रिया। और संयुक्त वाक्य में अगर दो मुख्य क्रिया है तो दो आपको क्या मिलेगा, हो सकता है कि दो ना मिले, लेकिन इसमें क्रिया जो है निश्चित है। संयुक्त वाक्य में दो क्रिया आपको देखने को मिलेंगे। अब सरल से मिश्र में बदलते हैं। सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। अब जैसे इसको मिश्र में जाएंगे तो आपको तुरंत दिमाग में बैठा लेना, जो जैसा जहाँ तहाँ जिधर उधर ये सब का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब इसको देखिए, सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। मिश्र में क्या बदले, जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा चला गया। मैंने मीरा से विवाह करना चाहा था। मैंने जिससे विवाह करना चाहा था वह मीरा है। अब जिससे शब्द आ गया, देखिए यही पहचान है। सीता ससुराल जाकर खुश नहीं है। जब से सीता ससुराल गई है तब से, यहाँ लिख सकते तब से खुश नहीं है। तो जब से क्या हो गया, ये पहचान है मिश्र वाक्य का। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अब जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब यहाँ जो शब्द आया, अब यही पहचान है, ये मिश्र वाक्य का पहचान है। अब संयुक्त से मिश्र में चलते हैं। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। अब इसको जैसे हम ले जाएंगे मिश्र में, जैसे जब तब इस सब का प्रयोग करना है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। मैं एक लड़के से मिला और वह बहुत होशियार था। मैं एक लड़के से मिला जो बहुत होशियार था। जो शब्द आ गया यही है, बदल दिए। सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा चला गया, जैसे शब्द आया तो ये क्या है, तो संयुक्त से मिश्र में बदल दिए। किसी भी वाक्य को संयुक्त बदलना, बीच में और एवं अथवा किंतु परंतु लगा देना है। और जो भी हम बताएं मिश्र में बदलना है तो जो, जैसा, जैसी, जहाँ, तहाँ, ये सब शब्दों का प्रयोग करके मिश्र में बदल देना है। ये पहचान का ट्रिक है। अब वाक्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी चर्चा हम कर दिए। हम बता ही दिए थे कि शब्द और पद एक ही होता है। सिर्फ प्रयोग के आधार पर शब्द क्या होता है, पद कहलाता है। और उपवाक्य किसे कहते हैं, जब कोई वाक्य कई वाक्यों से मेल से बनता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त सभी वाक्य उपवाक्य कहलाता है। जैसे बता रहे हैं, मानी बहुत सारे वाक्य मिलकर एक वाक्य है, उसमें बहुत सारे वाक्यों का मिलन है, तो वहाँ जितने भी वाक्य हैं सभी वहाँ पर क्या कहलाएंगे, उपवाक्य कहलाएंगे। अब आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो तीन भेद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे चलते हैं। किसी भी सार्थक वाक्य के आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होते ही तो क्या है, यही वाक्य की पहचान है। जैसे राम घर जाता है। अब ये क्या है, आरंभ में कर्ता, कर्ता गया राम, मध्य में कर्म, कर्म घर हो गया, और अंत में क्रिया होता है, नहीं जाता है क्रिया। तो कर्ता कर्म क्रिया आ गया, यही साधारण वाक्य की पहचान है। हो सकता है कभी कभी कर्म क्या होता है, कभी कभी कर्म गौण रूप में रहता है, लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपको बता ही दिए थे, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक, जिस वाक्यों में कार्य होने की जानकारी मिलती है।
यानी विधानवाचक को विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे, एकदम साधारण है, साधारण वाक्य होते हैं, साधारण जानकारी मिलती है। निषेधवाचक यानी कुल मिलाकर नकारात्मक, एकदम याद रखिए नकारात्मक। राम खाना नहीं खाता है, आज वर्षा नहीं होगी, एकदम नकारात्मक। आज्ञावाचक में क्या होगा? जहाँ पर आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय की बात हो, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये होगा, तुम अब जा सकते हो। देखिए यहाँ पर आज्ञा दिया गया, तो आज्ञा, प्रार्थना, ये सब का आज्ञावाचक में हो जाता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? जहाँ प्रश्न चिन्ह का बात हो, प्रश्न पूछने का, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तो ये सब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना या आशीष देने की बात का बोध हो, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, शुभकामना दिए, या फिर कह सकते हैं उसको आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो। भगवान मेरी मदद करो, ये भगवान से हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, मेरी मदद करो, आपकी यात्रा शुभ हो, यानी शुभकामना दिया जा रहा है कुल मिलाकर। तो जहाँ पर शुभकामना की बात हो, इच्छा देने की बात हो या आशीर्वाद देने की बात हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। संदेहवाचक, जिस वाक्य से संदेह या संभावना की बोध हो, संदेह या संभावना, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो ये संभावना है। राम कल आ सकते हैं, ये भी संभावना है, संदेह है, कल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सातवां में है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कार्य का दूसरी कार्य से होने का बोध हो, जैसे अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब यहाँ देखिए एक ही कार्य का दूसरी कार्य पर होने का बोध हुआ है, अर्थात अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, एकदम साधारण सा पता चल रहा है। और विस्मय बोधक की तो पहचान है, देखिए विस्मयादि चिन्ह इसमें दिए नहीं है, विस्मयादि चिन्ह की ये पहचान है, और यहाँ पर दिया हुआ ना, वाह, हाय, ओह, देखिए ये पहचान इसकी है। तो याद रखिएगा, क्या घर बनाए हो, वाह क्या घर बनाए हो, हाय मैं लूट गई, ओ संस्कृत पढ़ना इतना आसान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जहाँ पर विस्मयादि वाक्य आ जाएगा तो समझ लीजिएगा इसकी पहचान यही है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ये पहचान है। अब जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा वगैरह की बात होती है वो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। तो आज हम वाक्य लेकर आए। अब एक क्लास में हम वाक्य को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी नोट्स चाहिए नोट से ले सकते हैं। भारतीय विजन क्लासेस पर जेटेट का पेपर 1 का संपूर्ण सिलेबस जो हिंदी का है, जेटेट पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज का संपूर्ण सिलेबस, वो भी हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुभ संध्या।